नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15, 16 एंड 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहाँ आपको आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 15 देखो, सेक्शन 50 में कुछ एक ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे आप का लिमिटेशन ऑफ पीरियड जो है उसको कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है, 5 क्लॉजेज है इसके अंदर। और प्री में बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आपको अच्छे से करना है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस in computing the period of limitation of any suit or application for execution of decree, the institution or execution of which has been stayed by injunction or order, the time of the continuance of the injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded. देखो, सेक्शन 15 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट जब आप कोई 5 इंस्टेंसेस दिए हैं सेक्शन 15 में। ठीक है, वेर इन द जो आपका टाइम है वो एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम द कॉम्पिटिशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बिकॉज इट्स प्रोवाइड दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सबसे पहले नंबर 1 क्लॉज, any suit or application for execution of decree, the institution or execution of which has been stayed by injunction or order। जिस अगर मान लो कोई सूट है, उस पे आपका इंजंक्शन ऑर्डर ले लिया है, आप फाइल नहीं कर सकते हो, या फिर कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की वहां पे स्टे ऑर्डर लग गया आपके एग्जीक्यूशन पे, तो देन यू कैन नॉट फाइल। ठीक है, बिकॉज आपकी स्टे ऑर्डर, आपके एग्जीक्यूशन पे स्टे ऑर्डर लगा दिया। तो टाइम ऑफ द कंटिन्यूस ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर, जो टाइम कंटिन्यू ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर में टाइम जो कंटिन्यू इंजंक्शन, जब वो इंजंक्शन की प्रोसीडिंग चल रही थी, द डे ऑन विच इट वाज इशूड, जिस दिन इंजंक्शन ऑर्डर इशू किया गया, और मेड, डे ऑन विच इट वाज विड्रॉन, और जब तक उसको विड्रॉन नहीं किया गया वो पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड। पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड। मान लो सपोज आपने एग्जीक्यूशन फाइल करना है, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करनी है। अब आपके पास पीरियड है 3 इयर्स का पीरियड, एग्जीक्यूशन के लिए 12 इयर्स है, 12 इयर्स पीरियड। मान लो सपोज इन बिटवीन किसी ने आपके एग्जीक्यूशन पे स्टे ले लिया, दूसरी पार्टी ने आपकी एग्जीक्यूशन पे स्टे ले लिया। ठीक है, अब जिस दिन से स्टे लिया उस दिन से लेकर जब तक वो स्टे वैकेट नहीं हुआ, ठीक है, जब तक वो स्टे विड्रॉ नहीं किया गया, ये जो टाइम पीरियड है ये एक्सक्लूड हो जाएगा। समझ गए, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। अब आपका जो 12 ईयर पीरियड है उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। समझ गए। देन सेकंड क्लॉज, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन, और फॉर व्हाइल द प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट or any other authority is required in accordance with the requirement of any law for time being enforced, the period of such notice, as the case may be, the time required for obtaining such consent sanction shall be excluded. Explanation: in excluding the time required for obtaining the consent or sanction of the government or any other authority, the date on which the application was made for obtaining the consent or sanction and the date of receipt of the order of the government or other authority shall both be counted। देखो, ये 3 तरह की बात कर रहा है, नोटिस, कंसेंट
सैंक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ जहां पे रिक्वायर्ड है कि आपको नोटिस देना मैंडेटरी है बिफोर फाइलिंग द सूट, ठीक है, एंड या फिर कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट है या सैंक्शन लेना इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की, तो इन दैट केस जो टाइम पीरियड आपने स्पेंड किया नोटिस देने में, जो नोटिस देने का टाइम पीरियड है, या कंसेंट लेने में जो टाइम लग गया या सैंक्शन लेने में जो टाइम लग गया, वो शैल बी एक्सक्लूडेड। और द फ्रॉम द डे, एक्सप्लेनेशन बोलते हैं फ्रॉम द डे, जिस दिन आपने फाइल किया उस दिन से लेकर जब तक आपको ऑब्टेन नहीं किया आपने कंसेंट, तब तक आपका टाइम पीरियड यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी में मैंडेटरी अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर आप जो पब्लिक सर्वेंट है उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना चाह रहे हो, तो आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। प्रायर नोटिस 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, अनलेस अगर 18 क्लॉज 2 में फॉलो हो रहा है अर्जेंट मैटर में, अदरवाइज आपको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। अब जो 2 मंथ का नोटिस है बिफोर फाइलिंग द सूट, जब से कॉज ऑफ एक्शन आपके पास अरोज हुआ, आफ्टर दैट आपको डायरेक्ट, यू कैन नॉट गो डायरेक्ट बिफोर द कोर्ट, आप सूट लेके नहीं जा सकते, आपको पहले यहाँ पे नोटिस इशू करना पड़ेगा कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और कंसर्न पब्लिक सर्वेंट के लिए, आफ्टर दैट यू कैन फाइल। तो जो नोटिस पीरियड है 2 मंथ का शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। या फिर कोई सैंक्शन और गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी हो, तो जितना टाइम आपको कंसेंट लेने में लग रहा है, जितना टाइम आपने, मान लो आपने अप्लाई किया बिफोर द जो भी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, आप कंसेंट लेने के लिए, सैंक्शन लेने के लिए, आफ्टर दैट जो टाइम स्पेंड किया आपने उस कंसेंट लेने के लिए, वो एक्सक्लूड हो जाएगा फ्रॉम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। नेक्स्ट, थर्ड क्लॉज, in computing the period of limitation for any suit or application for execution of decree by receiver or interim receiver appointed in proceeding for the adjudication of the person as an insolvent or by any liquidator or provisional liquidator appointed in proceeding for the winding up company, the period beginning with the date of institution of such proceeding and ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator as the case may shall be excluded. You already know कि जब भी कोई कंपनी बाइंड ऑफ होती है तो उसका जो प्रोसीडिंग है, अब डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच नहीं करोगे, आप कहाँ अप्रोच करोगे, लिक्विडेटर के पास, और रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है फॉर 3 मंथ के लिए। 3 मंथ के अंदर पहली प्रोसीडिंग आपके लिक्विडेटर के पास होगी, अगर आप सेटिस्फाइड है देन ओके, अगर नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अब जो टाइम पीरियड आपने स्पेंड किया वो 3 मंथ का बिफोर द लिक्विडेटर, तो देन शैल बी एक्सक्लूड। अब 3 मंथ का आपको ऐसा नहीं कि अगर मान लो इन बिटवीन ड्यूरिंग 3 मंथ आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन लैप्स हो रहा है, तो इन दैट केस यू विल गेट द एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो आपके पास ऑलरेडी ग्रांटेड बाय द शेड्यूल, बिकॉज 3 मंथ जो अब एक्सक्लूड हो जाएगा फ्रॉम योर पीरियड ऑफ लिमिटेशन, आपको बेनिफिट मिल जाएगा वहां पे। In computing the period of limitation for suit for possession by purchaser at a sale in execution of decree, the time during which a proceeding to set aside the sale has been proceeded shall be excluded. देखो फोर्थ क्लॉज टॉक्स अबाउट जहां सेट असाइड, सेल को सेट असाइड करना, मान लो कोई सेल फ्रॉड करके सेल कर दिया है कुछ इस तरह से, और आपने उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया है, तो उस प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग लगी सेट असाइड द सेल, उस सेल को सेट असाइड करने के लिए जो टाइम स्पेंड हुआ वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सेट असाइड द सेल, अब ऑब्वियसली जो क्लियर है, तो सूट फॉर रिकवरी ऑफ बाय परचेजर, ऑब्वियसली परचेजर ने कोई रिकवरी सूट फाइल किया है, एट द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज बीन prosecuted shall be excluded। तो सेट उस सेल की जो, मान लो ए ने बी को सेल किया, अब ठीक है, अब मान लो सपोज ए ने बी को सेल किया, ठीक है, अब मान लो सी का भी राइट है उस सेल में, ठीक है, या फिर जॉइंट प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, तो अब सी को प्रूव करना है, ये तो पोजीशन ले लेगा एक्सेट्रा, अब सी को प्रूव करना है सेल फ्रॉड करके की गई है एक्सेट्रा करके, अब इस सेल को नल एंड वॉइड करवाने के लिए जो टाइम पीरियड लगा
नल एंड किसको, सेल को नल एंड वॉइड करवाने के लिए लगा, तो इन दैट केस वो टाइम पीरियड यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा फ्रॉम द सूट। देन नेक्स्ट इज in computing the period of limitation of any suit, the time during which the defendant has been absent from India and from the territories outside India under the administration of the central government shall be excluded। देखो अगर आप सेक्शन को थोड़ा सा केयरफुली देख रहे होंगे तो देखो कई जगह सूट और एग्जीक्यूशन दोनों पे एप्लीकेबल हो रहे प्रोविजन, कभी सूट पे ही ऑल एनी सूट, या जैसे फिफ्थ क्लॉज एनी सूट पे ही, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा है ये, तो थोड़ा सा आप इनको भी पॉइंट नोट कर लेना। बिकॉज यहाँ पे जो सेक्शन 15 क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट डिफेंडेंट नॉट प्लेंटिफ, यहाँ पे डिफेंडेंट एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब है राइट नाउ मतलब वो प्रेजेंट होना चाहिए इन इंडिया में पहले। अगर कोई पहले से ही बाहर रह रहा हो फ्रॉम द बिगिनिंग, एनआरआई है, वो बाहर ही रह रहा है आउट ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट कॉल्ड एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब पहले वो इंडिया में था, इंडिया के बाद वो बाहर चला गया, ठीक है, मतलब जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ तब तो इंडिया में था, आफ्टर दैट मतलब वो बाहर आउट ऑफ इंडिया चला गया, मतलब एब्सेंट। अब जितने टाइम वो एब्सेंट रहा डिफेंडेंट, मान लो इतने टाइम वो एब्सेंट रहा, ठीक है, ये टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड हो जाएगा और आपको बेनिफिट मिल जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। याद रखना एब्सेंट मीन मतलब जब कॉज ऑफ एक्शन हो तब वो प्रेजेंट होना चाहिए इंडिया में, आफ्टर दैट वो एब्सेंट होता है। लेकिन अगर वो पहले से ही बाहर है आउट ऑफ इंडिया, उसको एब्सेंट नहीं माना जाएगा, सेक्शन 15 क्लॉज 5। देन सेक्शन 16, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ राइट टू सू, where a person who would, if he were living, have a right to institute a suit or make an application, died before the legal right accrue, or where a right to institute a suit or make an application accrue only on the death of the person, the period limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased capable of instituting such suit or making such application। Section 16 clause 1 talks about plaintiff। ये कहता है अगर कोई प्लेंटिफ है उसकी डेथ हो जाती है, बट डेथ होने से पहले राइट, यहाँ पे डेथ हुई है, डेथ होने से पहले उसका राइट अक्रू हो गया था, मतलब कॉज ऑफ एक्शन उसका अराउज हो गया था, या ऑन द डेथ उसका कॉज ऑफ एक्शन अराउज। समटाइम क्या होता है, मान लो सपोज कोई पर्सन है मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है मॉर्निंग में, और एक कोई भी लॉरी आती है और उसको हिट कर जाती है, या कोई किसी भी व्हीकल से हिट हो जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इन दैट केस उसको हॉस्पिटल में जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, ही गॉट अ कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द पर्सन जिसने उसको हिट किया, एमएससी का केस, कॉम्पनसेशन एक्सेट्रा, क्रिमिनल केस जो भी बनते तो ही हैज कॉज ऑफ एक्शन, तो देन उसका राइट है सूट फाइल करने का। तो इन दैट केस अब हॉस्पिटल उसको ले गया, 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, ठीक है, बिफोर डेथ। अब देखो उसकी डेथ से पहले या डेथ पे आपके पास राइट टू कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हो गया, राइट टू सूट फाइल करने का राइट आपको मिल गया, बट नाउ ही इज डाइड, आफ्टर दैट उसके एलआर सूट फाइल करेंगे। बट एलआर के लिए यहाँ पे लिखा है कि जो डिसीज्ड है उसके जो एलआर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो कब सूट फाइल करेंगे, जब वो कैपेबल होंगे। अगर मान लो सपोज बाय दैट टाइम दे आर नॉट कैपेबल, अगर वो कैपेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप सेक्शन 6 कैपेबल मतलब अगर तो लीगल डिसेबिलिटी है सेक्शन 6 में मिल जाएगा आपको डिफेंस, तो देन प्ली ले सकते हैं सेक्शन 6 की। तो वही सेम चीज यहाँ पे बोली गई है कि उसको राइट मिल जाएगा सूट फाइल करने का, ठीक है। तो देन नेक्स्ट इज वेयर अ पर्सन अगेंस्ट होम, अब ये दिस इज टॉक्स अबाउट डिफेंडेंट, ठीक है, ये आपका जो क्लॉज 2 है वो बात करता है डिफेंडेंट की। When a person against whom, if he were living, a right to institute a suit or make an application would have accrued die before the right accrues, or where right to institute a suit or make an application against any person accrue on the death of such person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased against whom मतलब defendant, against whom the plaintiff may institute such suit or make an application। समझ गए? मान लो सपोज कई बार क्या होता है कि पर्सन है
मान लो पर्सन, दिस इज अ रोड, पर्सन यहाँ पे ए वाज स्टैंडिंग हियर एंड बी यहाँ पे व्हीकल चला के आ रहा है, व्हीकल लेके आ रहा है। अब वो हिट कर जाता है ए को हिट करता है, ए की भी डेथ हो जाती है और बी की भी डेथ हो जाती है उसी गाड़ी में, वो ठीक है, बी की भी डेथ हो जाती है। अब ए के पास हिट किसने किया? बाय द एक्ट ऑफ बी, तो बी इज द फॉल्ट, ठीक है, ऑन फॉल्ट। तो देन ए के पास राइट है सूट फाइल करने का बी के अगेंस्ट, बट नाउ ए भी डाइड है। मान लो सपोज अगर उसको इंजरी आई है तो ए के पास राइट है, बी बट बी की डेथ हो गई है। अब बी की डेथ हो गई, ऑन इज डेथ, अब इसके सूट किसके अगेंस्ट फाइल होगा? एलआर। लेकिन एलआर भी कैपेबल होने चाहिए, समझ गए? एलआर भी कैपेबल होने चाहिए सर सूट और मेक एन एप्लीकेशन के लिए। बट नथिंग इज सबसेक्शन क्लॉज 1 and 2 अप्लाइज टू सूट एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन। याद रखना ये जो प्रोविजन है 16, ये इन तीन तरह की सूट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट ऑफ प्रीएम्पशन और सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और हेरिडिटरी ऑफिस। तो तीनों तरह के सूट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, समझ गए? तो कौन सा? सूट फॉर इनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन एंड सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और हेरिडिटरी ऑफिसेस। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये मेंस में क्वेश्चन काफी यहाँ से आता रहता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक वेयर इन केस ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन। पहले तो ये देखो ये एप्लीकेबल किस पे होता है? सूट और एप्लीकेशन पे। आपको यहां से क्वेश्चन बन सकता है, फॉर विच अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट और इज एजेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉड किसका फ्रॉड? सूट और एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब जो सूट फाइल हुआ है, एप्लीकेशन फाइल किया है, बेस्ड अपॉन फ्रॉड। फ्रॉड किसका फ्रॉड? डिफेंडेंट और रेस्पोंडेंट का फ्रॉड। सूट है तो डिफेंडेंट और एप्लीकेशन है तो रिस्पोंडेंट और इज एजेंट, तीनों। समटाइम आपको एमसीक्यूज आ जाता है डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट और इज एजेंट, तो आपको ऑल ऑफ अबव, फोर्थ ऑल ऑफ अबव, तो आपको ऑल ऑफ अबव पे लगाना है। यहाँ पे प्लेंटिफ का फ्रॉड नहीं है, डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट और द एजेंट का फ्रॉड। The knowledge of the right or title on which suit or application is found is concealed. The fraud of any such person is aforesaid. मतलब जो टाइटल कंसील किया गया, नॉलेज ऑफ द राइट कंसील किया गया उस सच सूट और एप्लीकेशन में, और ठीक है, द सूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम द consequences of mistake, या फिर consequence of mistake where any document necessary to establish the right of plaintiff or applicant has been fraudulently concealed। जहां पे किसी प्लेंटिफ के राइट को फ्रॉडुलेंटली कोई डॉक्यूमेंट कंसील कर रखा है जिसकी वजह से वो सूट फाइल नहीं कर पाया। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगन इन रन अंटिल द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज डिस्कवर्ड द फ्रॉड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक डिस्कवर फ्रॉड नहीं हुआ, जब तक डिस्कवर द मिस्टेक और कुड विद रीजनेबल डिलीजेंस हैव डिस्कवर इट, और इन केस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट अंटिल द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट फर्स्ट हैड the means of producing the concealed document to compel the protection। तो तब तक वो टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होता है। कई बार समटाइम क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है वेरी क्लेवर होता है, वो फ्रॉड करता है विद द प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ को ये पता नहीं चलता है कि फ्रॉड हो रहा है। आफ्टर दैट, अब मान लो सपोज अगर वो फ्रॉड नहीं करता तो वो जनरली प्लेंटिफ अवेयर ऑफ वेयर द राइट ऑफ द, जो भी राइट है सूट का, तो देन ही कैन फाइल द सूट विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जैसे कॉज ऑफ एक्शन अरोज हो जाता है उसको। लेकिन ड्यू टू द फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट, प्लेंटिफ को कॉज ऑफ एक्शन कब अरोज हुआ ये पता नहीं चला। ठीक है, जिस टाइम उसको फ्रॉड का पता चला कि अच्छा इसने फ्रॉड किया है या फिर इसने मिस्टेक एक्सेट्रा कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, जिस टाइम भी पता चला उस टाइम से उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? फ्रॉड, कंसीलमेंट, मिस्टेक के केसेस में, provided that nothing in this section shall enable any suit to institute or application to be made recover or enforce any charge against, set aside any transaction affected any property which in case of fraud has been purchased for valuable consideration by person who was not a party to the fraud and did not at the time of purchase know or have reason to believe that fraud has been committed। थर्ड पर्सन की बात कर जो उसमें ठीक है, इन द केस ऑफ मिस्टेक हैज बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, जो परचेजर के लिए बात कर रहा है। ठीक है, और फ्रॉड उस टाइम पता नहीं था, उसको गुड फेथ में उसने परचेज किया, और इन्हीं तीनों चारों पॉइंट उसी पे बेस्ड है यहाँ पे।
purchase for valuable consideration subsequently to the transaction in which the mistake was made by a person who did not know or have reason to believe that the mistake had been made. In the case of concealed document has been purchased for valuable consideration by a person who was not a party to the concealment and did not at the time purchase know or have reason to believe the document has been concealed. तो उसको पता नहीं था जब उसने वो प्रॉपर्टी ली गुड फेथ में की डॉक्यूमेंट कंसील कर रखा है. Where the judgment debtor has by fraud or force prevented the execution of decree or order within the period of limitation, the court may, on the application of the judgment creditor made after the expiry of said period, extend the period for execution of decree or order, provided that such application is made within 1 year from the date of discovery of fraud or cessation of force case. Sometime क्या होता है, जो जजमेंट डेटर का फ्रॉड है, जजमेंट डेटर मतलब जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुआ है, वो जजमेंट क्रेडिटर को, जो डिक्री होल्डर है, उसको एक तरह से मिसलीड करता है, जिसकी वजह से जो जजमेंट जो डिक्री होल्डर है वो ना एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाया. किसकी वजह से? जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुआ है उसके फ्रॉड और फोर्स या प्रिवेंट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है एग्जीक्यूशन डिक्री को फाइल करने से. तो इन दैट केस मान लो बाय दैट टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन लैप्स हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूशन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन लैप्स हो गया, तो यू विल गेट द प्रोवाइडर दैट सच एप्लीकेशन इज मेड विद इन 1 ईयर, तो आप उस 1 ईयर का पीरियड आपको मिल जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए. द डेट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, जब आपको फ्रॉड का डिस्कवर पता चला एक्सेट्रा, तो या सीजेशन ऑफ फोर्स, जब फोर्स सीज हो जाएगी, आफ्टर दैट यू विल गेट 1 ईयर पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग. दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 15, 16, 17. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी पर्पस, बस 17 आप जरूर रेडी कर लेना मेंस पर्पस के लिए. 17 से समटाइम क्वेश्चन आता है. एंड देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एक्नॉलेजमेंट सेक्शन 18, 19, 20 पे. जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी साथ में क्लिक कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को आप क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट हो जाएगी. एंड देन जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं प्लीज आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. धन्यवाद.